2016 का वक्त, एक तरफ मुकेश अंबानी का जियो लॉन्च हुआ और दूसरी तरफ नोटबंदी की घोषणा हो गई। इसी वक्त एक व्हाट्सएप मैसेज बड़ी तेजी से वायरल हुआ था, आप सबको याद होगा। मैसेज में लिखा गया था कि आखिर नोटबंदी के ठीक पहले मुकेश अंबानी ने जियो को क्यों लॉन्च किया। क्या ये कोई ट्रिक थी जिससे मुकेश अंबानी अपने काले धन को सफेद करना चाहते थे? इस तरह के कई दावे किए गए, बहुत सारी खबरें मीडिया में वायरल भी हुई, लेकिन दावों के पीछे कितनी सच्चाई है इसके बारे में शायद किसी को नहीं पता चल पाया, तो शायद कभी नहीं पता चल पाया। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि क्या डीमोनेटाइजेशन और रिलायंस जियो में कोई गहरा कनेक्शन है। क्या मुकेश अंबानी ने भारत को ठगा है या जियो ने भारत की मदद की है हर गांव खेड़े तक के इंटरनेट पहुंचाने में, क्योंकि जियो के चक्कर में भारत डिजिटल हो गया है। ये तो बिल्कुल सत्य बात है। तो सच्चाई क्या है, आइए परखते हैं। 2016 के वक्त एक तरफ जियो और दूसरी तरफ नोटबंदी भारत में अवतरित हुए थे, और जाहिर है इतिहास में हम भारतीयों ने नोटबंदी जैसा कोई शब्द नहीं सुना था। और ठीक ऐसे वक्त भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन उन्होंने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो समाचारों में सुर्खियां बनना तो लाजमी है। एक और जहां पैसे मिल नहीं रहे हैं और वैसी स्थिति में एक प्रोडक्ट का लॉन्च हो जाना। ऐसे कई दावे किए गए जहां पर यह कहा गया कि शायद मुकेश अंबानी को पहले से नोटबंदी के बारे में जानकारी थी, तभी उन्होंने इस वक्त जियो को लॉन्च किया ताकि उनके काले धन को सफेद किया जा सके। और इसी तरह के ऐसे कई दावे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लोगों तक पहुंचाए गए, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है शायद किसी को नहीं पता, क्योंकि अक्सर हम इन व्हाट्सएप मैसेजेस को ही सच मान लेते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश कभी नहीं करते। लेकिन असलियत में देखा जाए तो नोटबंदी के बारे में सिर्फ 4 लोगों को पता था। एक थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे थे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, तीसरे थे आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल और चौथे थे रेवेन्यू सेक्रेटरी शशिकांत दास। ये वो 4 लोग थे जिन्हें नोटबंदी के बारे में पता था। इसके अलावा अगर आप रिलायंस कंपनी के बारे में जाने तो आपको पता चलेगा कि रिलायंस जियो का प्रोजेक्ट पूरे 12.5 बिलियन $US का था, और कंपनी अपने इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट 2012 से शुरू कर चुकी थी और आखिरकार 2016 में इसे लॉन्च किया गया। यानी कि मुकेश अंबानी का काफी पुराना प्रोजेक्ट था रिलायंस जियो, और उस समय डीमोनेटाइजेशन के बारे में शायद किसी को पता था या शायद किसी ने सोचा होगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो रिलायंस जियो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स अदा करती है। और ऐसे कई और भी तथ्य हैं जो ये साबित करते हैं कि रिलायंस जियो का रिश्ता डीमोनेटाइजेशन से दूर दूर तक नहीं था। लेकिन एक बात जरूर आपके जहन में कभी न कभी आती होगी, क्या वाकई में जियो के आने के बाद भारत में बदलाव हुआ है? क्या कोई क्रांति आई या फिर भारत को जियो के जरिए ठगा गया है? जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से जियो को लॉन्च किया गया था वो अपने आप में ही एक धोखा सा लगता है। आपने देखा होगा कि 2016 में जब जियो लॉन्च किया गया था तब लोगों से कहा गया था कि सिर्फ आप अपना आधार कार्ड लेकर आइए और मुफ्त में सिम ले जाइए। साथ ही साथ आपको 3 महीने तक मुफ्त में इंटरनेट और मुफ्त में कॉल करने की सुविधा मिलेगी। इसके बाद इस पीरियड को एक्सटेंड करके 6 महीने तक कर दिया गया और फिर लोगों से पैसे चार्ज किए गए, यानी कि लोगों को पहले मुफ्त में लॉलीपॉप चुसाई गई और उसके बाद उस चूसी हुई लॉलीपॉप के पैसे ले लिए गए। लेकिन क्या वाकई में जियो ने भारत में कोई क्रांति लाई भी कि नहीं? देखा जाए तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आपको याद होगा पहले के वक्त आप इंटरनेट के लिए कितने का रिचार्ज कराते थे। उस वक्त को याद कीजिए जब 250 रुपए से लेकर 450 रुपए तक का इंटरनेट रिचार्ज कराया जाता था और स्पीड कितनी मिलती थी, मात्र 128 kbps, और डेटा के नाम पर तो चिल्लर दिया जाता था। लेकिन आज हमें अल्ट्रा चीप डेटा मिल रहा है, वो भी बेहतरीन स्पीड के साथ। इसके साथ साथ इंटरनेट का जो कंजम्पशन था वो जियो के लॉन्च होने से पहले 20 करोड़ जीबी था, और जियो के लॉन्च होने के ठीक 6 महीने बाद ये 120 करोड़ जीबी तक पहुंच गया। भारत डिजिटल हो गया, भारत इंटरनेट से जुड़ गया, सस्ती इंटरनेट सर्विस के जरिए भारत डिजिटल हो गया। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये सस्ती डिजिटल सर्विस BSNL को नहीं देनी थी? जियो ने क्यों थी? जब सैटेलाइट भारत का गया हुआ है, भारत सरकार का लॉन्च हुआ है अंतरिक्ष में, जहां सारी प्राइवेट कंपनियां अपनी अपनी बैंडविड्थ खरीद करके अपना छोटा सा कॉर्नर चला रही उस सैटेलाइट के बैंडविड्थ से। ऐसी स्थिति में BSNL क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्यों जियो सक्सेसफुल हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। कम दाम का डेटा भारत में अगर लॉन्च होना था तो BSNL के जरिए होना था, लेकिन हुआ जियो के जरिए। इस पर तो सवाल जरूर उठेगा दोस्तों। लेकिन यह एक ऐसी बात है जो सिर्फ मोबाइल इंटरनेट पर नहीं बल्कि देश के बाकी डिपार्टमेंट्स, बाकी सर्विसेज, रेलवे, चाहे एयर इंडिया, चाहे और भी चीज़ें जो भारत सरकार मुहैया कराती है जो सर्विसेज, उन पर भी लागू होता है। क्योंकि ऐसी फील्ड्स में भारत सरकार की सर्विसेज पीछे हैं और प्राइवेट कंपनीज आगे हैं। ऐसा क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है? जब भारत सरकार सबसे ज़्यादा खर्च करती है, सबसे ज़्यादा सुविधाएं और फैसिलिटी भारत सरकार के पास है,
तो प्राइवेट सेक्टर के टुच्चे ठेकेदार कहाँ से पहुंचकर अपने आप को बेहतरीन सर्विस देने लायक बना लेते हैं, या इनका कोई सांड काट है अंदर ही अंदर। क्या चाहते हैं कि सरकारी सर्विसेज वीक हो, खराब हो, अनयूजेबल हो, और उसके बाद ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके अपने प्रोडक्ट को हिट कराएं? इस पर भी जरा सोचिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। लोगों को मुफ्त में वॉइस कॉल करने की सुविधा मिलने लगी जियो मिलने के बाद। अब तक जो भारतीय मिस कॉल से काम चलाया करते थे, अब वो भी बिंदास किसी को फ़ोन घुमाने लगे थे। और सबसे बड़ा बदलाव तब हुआ जब बड़े बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को अपने फ़ोन में बड़े बड़े बदलाव करने पड़े, या आप यूँ कह सकते हैं कि अब तक जो वो फ़ोन बनाते आ रहे थे अब उनकी कीमत कौड़ियों में हो चुकी थी, क्योंकि अब हर किसी को 4G मोबाइल चाहिए था, बेहतरीन स्पीड चाहिए था, क्योंकि भारत में 4G लॉन्च हो गया था। कोई भी 4G के नीचे बात नहीं करता था, और 4G की स्पीड भले 6 महीने के लिए मिली हो, लेकिन फ्री मिल रही थी भारत में। लंगर के हालात तो आप जानते हैं हमारे देश में किस तरीके का होता है। जब कोई चीज़ फ्री मिलती है तो क्या होता है, सोशल मीडिया में यूजर्स की ऐसी बढ़त पहले कभी नहीं देखी गई जो जियो के लॉन्च होने के बाद देखी गई। अब हर कोई अपनी सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा था। लोग घंटों तक अब ऑनलाइन होने लगे थे। बड़ी बड़ी IT कंपनी इस बीच एस्टैब्लिश हो चुकी थी, और आज के समय आप जो फूड डिलीवरी ऐप्स या ऑनलाइन सर्विसेज की जो दुकानें देख रहे हैं वो शायद तब मुमकिन नहीं थी अगर जियो ना होता, क्योंकि 4G तो लॉन्च हो जाता, लेकिन जियो ने मोबाइल इंटरनेट को सस्ता किया है, तो उसके बगैर नहीं हो पाता। कुल मिलाकर देखा जाए तो जियो ने भारत के IT इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। हालांकि ये काम BSNL को करना चाहिए था, लेकिन ये काम मुकेश अंबानी ने समय रहते सब कुछ भांपते हुए कर दिया। लेकिन आपको बता दें, जियो के आने के बाद बाकी दूसरी टेलीकॉम कंपनियों पर घने काले बादल छाने लगे। तेजी से उनके सब्सक्राइबर्स की गिनती कम होने लगी। बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां आइडिया और वोडाफोन को मजबूरन मर्ज होना पड़ा, और फिर बाकी कंपनियों को भी उसी दाम पर डेटा देना पड़ा जिस दाम पर जियो दे रहा था। दाम कम होने के बाद और दाम खुद के कम करने के बाद किसी तरीके से कुछ कंपनियों ने अपने आप को बचा तो लिया, लेकिन कुछ के शटर हमेशा के लिए गिर गए। एक नया भारत 2016 के बाद देखा गया, जो इस डिजिटल क्रांति के साथ बढ़ता चला जा रहा था, और फिर आया महामारी का दौर। सोचिए, इस महामारी के वक्त अगर जियो ना होता तो क्या होता। वर्क फ्रॉम होम जैसा कोई शब्द आप कभी नहीं सुन पाते, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, OTT प्लेटफॉर्म ना होता तो कई बॉलीवुड हस्तियां दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाती। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ बुराई छिपी होती है, ठीक इसी तरह जियो के साथ भी बहुत सारी बुराइयां हैं। लोगों को आज सस्ते इंटरनेट की आदत तो लग चुकी है, लेकिन इस सस्ते इंटरनेट की वजह से सोशल मीडिया में OTT कंटेंट्स में सब्सक्राइबर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। डिजिटल पेमेंट वाले ऐप्स जिनके बारे में शायद हमें कभी पता नहीं था, ये हमने कल्पना भी नहीं की थी, आज वो सभी के मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। लेकिन हमारी इस ऑनलाइन दुनिया में बड़े बड़े ठग, बड़े बड़े चोर भी इसका खूब फायदा उठा रहे हैं। जियो के बाद ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़े। रातों रात लोगों के बैंक खातों से लाखों करोड़ों रुपए लूट लिए गए। भारी मात्रा में फ्रॉड कॉल किए जाते हैं, लोगों से उनका ATM नंबर पता किया जाता है, उनके खातों को पूरी तरीके से खाली कर दिया जाता है। शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा भारत में जिसके पास आज तक कोई भी फर्जी कॉल ना आया, सबके पास आ चुका है। लेकिन अभी भी वो सवाल उठता है, क्या जियो ने भारत को ठगा या भारत को बनाया? एक सवाल तो उठता है दोस्तों, इस देश में जहां एक मिनट छोड़ दीजिए, 10 सेकंड का टीवी ऐड दिखाने के लिए प्रसार भारती में किसी भी चैनल पर आप दिखाएंगे, उसका एयर टाइम खरीदेंगे तो उसके लिए लाखों रुपए लग जाते हैं। ऐसे भारत में 6 महीने का इंटरनेट डेटा फ्री में दिलवा देना लोगों को, आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? इसके पीछे $12 बिलियन से कहीं ज़्यादा रकम लगी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं, और लगाते भी हैं लोग। उनका कहना है कि इतना सारा डेटा करोड़ों अरबों लोगों के लिए कैसे फ्री में खरीदा गया, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया? क्या ये रिलायंस के मुकेश अंबानी की काली कमाई थी, जिसे समय रहते उन्होंने झोंक कर ये पूरा एयर टाइम, ये पूरा टॉक टाइम जो कहा जाता है वो खरीद लिया 6 महीने का, और उस पैसे को वापस रिटर्न लिया नए कस्टमर के रूप में। 6 महीने तक फ्री डेटा दिया, इंटरनेट 4G लॉन्च होने वाला था, उसी समय को चुना गया और 4G में फ्री डाटा दिया गया। सब लोगों ने फ्री डेटा के चक्कर में एक रिलायंस सिम ले लिए। बात पुराने नंबर से करते थे जो लोगों में सर्कुलेटेड, लेकिन सेकंड सिम जियो का लगाते थे इंटरनेट यूज़ करने के लिए। धीरे धीरे लोगों का ऐसा रहने लगा कि जियो की तो वॉइस क्वालिटी भी HD में आ रही है, तो लोग शिफ्ट हो गए, पुराना नंबर बंद हो गया। इस तरीके से जियो ने धीरे धीरे कस्टमर बना लिए 6 महीने के अंदर। यानी कि वो पैसा अगर काला धन था, हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ना हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन अगर मुकेश अंबानी चाहते तो काला धन पूरा लगा करके 6 महीने तक के फ्री डेटा दे करके नए कस्टमर खरीद लिया उन्होंने। 6 महीने तक लोगों को फ्री में डेटा देके, तो उनका वो काला धन जो लगा यहाँ पर इनडायरेक्टली उनके पास वापस आ गया वाइट होकर। इस थ्योरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बस थ्योरी है, महज एक थ्योरी। भारत है, भारत में तो चारे में भी घोटाला हो जाता है, ये तो 4G का इंटरनेट था। क्या कहना है आपका इस पर? ये ऐसा रहस्य है जिसके ऊपर से पर्दा कभी नहीं हटने वाला, कभी नहीं हटेगा। चाहे सरकार बदल जाए, चाहे जियो बंद हो जाए, चाहे जियो और आगे बढ़ जाए,
इसके ऊपर से पर्दा कभी नहीं हटेगा, क्योंकि जिस मोमेंट पे सब कुछ हुआ वो बहुत ही क्वेश्चनेबल है। आपको नहीं लगता? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और ये सवाल देशवासियों से पूछने के लिए 100% इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सकें, समझ सकें कि खेल तो खेल होता है, अच्छा खेल हो या बुरा खेल। समझ रहे ना हम क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। ऐसी दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।